फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 22 से एंड जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 27 में। सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टडी करने में हम लोगों को समझ में आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर चार्जिंग सेक्शन। आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 14 जो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता है वो बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता है एंड एक एक हेड का अपना अपना मेन चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसा इनकम फ्रॉम सैलरीज जो फर्स्ट हेड है वो हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 15। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वो पर्टिकुलर हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 28। कैपिटल गेन हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 45। अदर सोर्सेज हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 56। ऐसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 बात करता है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चार्जेबल होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। नाउ एनुअल वैल्यू तो चार्जेबल होगा बता दिया सेक्शन नंबर 22, बट एनुअल वैल्यू होता क्या है एंड एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ये दोनों के बारे में सेक्शन नंबर 22 बात करता है क्या नहीं करता है। ये दोनों के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 23। मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो इनकम का कंप्यूटेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस स्टार्ट होता है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू होता क्या है, एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ये दोनों के बारे में बात करेगा सेक्शन नंबर 23। बट एट फर्स्ट हम लोग सेक्शन नंबर 22 जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर चार्जिंग सेक्शन होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए एक बार सेक्शन नंबर 22 में आ जाइए। सेक्शन नंबर 22 मिला आपको सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 होता है चार्जिंग सेक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 22 बात करता है द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लिखा गया है। प्रॉपर्टी वार्ड आपको मिला है। प्रॉपर्टी का मतलब ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड किया क्या? कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं किया है। हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं मिलेगा। तो हम लोग कैसे हाउस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जुडिशियल डिसीजन और प्रोनाउंसमेंट का हिसाब से। प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन और प्रोनाउंसमेंट का हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आइए सेक्शन नंबर 22 क्या बात करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, दिस इज नंबर 1 पॉइंट, और लैंड्स अपार्टेनेंट देयरटू, दिस इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो फ्रेज यूज किया गया है लैंड्स अपार्टेनेंट देयरटू, वो फ्रेज के अंडर जो अपार्टेनेंट वर्ड है वो अपार्टेनेंट वर्ड का मीनिंग कनेक्टेड। लैंड्स अपार्टेनेंट देयरटू, दिस पर्टिकुलर फ्रेज का मीनिंग डेराइव किया जाएगा फर्स्ट पॉइंट में जो बिल्डिंग रेफर्ड है वो बिल्डिंग के साथ जो कनेक्टेड लैंड है वो कनेक्टेड लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में जो बिल्डिंग रेफर्ड है वो बिल्डिंग के साथ जो कनेक्टेड लैंड जो जुड़ा हुआ लैंड है वो जुड़ा हुआ लैंड के बारे में। बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड लैंड का उदाहरण क्या है? बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड लैंड का उदाहरण आप कंसिडर करोगे जो कार पार्किंग स्पेस होता है बिल्डिंग कंपाउंड में, जो अप्रोच रोड होता है, जो कोर्टयार्ड होता है, जो बैकयार्ड होता है, वो सारा लैंड्स कनेक्टेड विद द बिल्डिंग उदाहरण है। लैंड्स कनेक्टेड विद द बिल्डिंग का उदाहरण है। बात क्लियर हो गया? नाउ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों कंबाइंड रीड करके हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कवर होता है। बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कवर होता है। बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कवर होता है, बट वैकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कवर नहीं होगा। तो वैकेंट लैंड को रेंट पे देके अगर इनकम अर्न किया जाए वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर चार्जेबल नहीं होगा। बात क्लियर हो गया? तो सेकंड पॉइंट तो क्लियर हो गया लैंड्स अपार्टेनेंट देयरटू का मतलब क्या होता है। बट जो फर्स्ट पॉइंट था बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग का मतलब बेसिकली एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल, एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल। अच्छा, एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल, बाई वॉल जब बताया तो वॉल किस चीज का? वॉल ब्रिक्स का कि स्टोन्स का कि और कोई चीज का? देखो वो जो वॉल्स है वो वॉल्स ब्रिक्स का भी हो सकता है, स्टोन्स का भी हो सकता है, और इवन मिट्टी का भी हो सकता है, मड वॉल्स भी हो सकता है। हैविंग अ रूफ और नॉट, रूफ होना जरूरी नहीं है। देखो जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, कमर्शियल बिल्डिंग का कभी कभी रूफ ना होने में भी चलता है। अच्छा, कमर्शियल बिल्डिंग का उदाहरण क्या है? जैसे शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री, ये सब होता है कमर्शियल बिल्डिंग का उदाहरण। आप कंसिडर करो जो लार्ज स्टेडियम कम्प्लेक्स होता है, लार्ज स्टेडियम कम्प्लेक्स होता है, फिर आप कंसिडर करो जो ओपन एयर स्विमिंग पूल होता है, वो सबका रूफ नहीं होता है, वो सब भी कंसिडर होगा बिल्डिंग का डेफिनेशन के अंडर। क्लियर? तो बिल्डिंग का मतलब निकाल के आ रहे हैं कि एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल, एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल हैविंग अ रूफ और नॉट, रूफ होना जरूरी नहीं है। रूफ नॉन कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का रूफ होना जरूरी होता है। क्लियर? बट कॉमर्शियल बिल्डिंग का रूफ ना होने में भी कभी कभी चल जाता है, जैसे ओपन एयर स्विमिंग पूल, लार्ज स्टेडियम कम्प्लेक्स, ये सब उदाहरण होता है। तो हम लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट जो 2 पॉइंट लिखा गया था
एक था बिल्डिंग, सेकंड था लैंड्स अपार्टेनेंट देयर टू। नाउ बिल्डिंग को हम लोग और भी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बिल्डिंग का प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग निकाल के आ रहा है कि एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल जो होता है, एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल जो होता है, और वो वॉल हो सकता है वो वॉल हो सकता है ब्रिक्स का, स्टोन्स का, और मार्बल्स भी हो सकता है, हैविंग अ रूफ और नॉट। बिल्डिंग रेसिडेंशियल भी हो सकता है, बिल्डिंग कॉमर्शियल भी हो सकता है, बट एसएससी को बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है। एसएससी को बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग जो लैंड के ऊपर खड़ा है वो लैंड का भी एसएससी को ओनर होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, but it is not necessary that SSC should also be the owner of the land upon which building is standing. It is not necessary. याद रहेगा, बिल्डिंग को हम लोग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आ जाइए नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आइए, बिल्डिंग का डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए बात किया जा रहा है द टर्म हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड in the Income Tax Act. However, various judicial interpretations has constituted the term house property as number one, any land surrounded by wall having a roof or not. रूफ होना जरूरी नहीं है, नॉन कॉमर्शियल बिल्डिंग का रूफ होना जरूरी होता है, बट कॉमर्शियल बिल्डिंग का रूफ नहीं भी हो सकता है। एंड एनी लैंड अपार्टेनेंट टू बिल्डिंग, क्लियर, एनी लैंड अपार्टेनेंट टू बिल्डिंग। अपार्टेनेंट को मतलब होता है, अपार्टेनेंट का मतलब होता है कनेक्टेड। Vacant land is not a house property. Hence, income from letting of vacant land is not taxable under this head. तो अगर vacant land को रेंट पे देकर किसी ने पैसा कमा रहे, वो पैसा कौन सा हेड में चार्जेबल हो सकता है? वो पैसा चार्जेबल हो सकता है पीजीबीपी हेड में। अगर वो बोलेगा उसका ऐसा ही धंधा है कि वैकेंट लैंड को वो रेंट पे देते हैं, वैकेंट लैंड बहुत यूजफुल होता है, बहुत कम में आता है, तो वैकेंट लैंड को रेंट पे देकर पैसा कमाना ही उसका बिजनेस है, तब तो पीजीबीपी में चला जाएगा। बट अगर वो कभी कभी ऐसा करता है कि वैकेंट लैंड को रेंट पे देकर पैसा कमाता है, कभी कभी ऐसा वो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस जैसा नहीं करता है, बट कभी कभी करता है, तब तो वो अदर सोर्सेस हेड में चला जाएगा, वो वैकेंट लैंड से जो रेंट अर्न किया जा रहा है। बात क्लियर, वही बात लिखा जा रहा है, वैकेंट लैंड इज नॉट ए हाउस प्रॉपर्टी, हेंस इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ वैकेंट लैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, बट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एज द केस में भी। क्लियर हो गया। अच्छा, बिल्डिंग जो हमने बताया कि बिल्डिंग का मतलब होता है लैंड सराउंडेड बाई वॉल, लैंड सराउंडेड बाई वॉल, बट ऑब्वियसली वो यूजफुल पर्पस के लिए होना चाहिए एंड परमानेंट स्ट्रक्चर का होना चाहिए। यूजफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर का होना चाहिए, वो सब बात नीचे लिखा जा रहा है। आइए स्टडी कीजिए। बिल्डिंग इंक्लूड्स एन इनक्लोजर ऑफ ब्रिक्स, इनक्लोजर ऑफ ब्रिक्स मिला आपको, इनक्लोजर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन वर्क और इवन मार्बल्स। क्लियर। Building includes a residential as well as commercial houses, including factory buildings, office, shops, godowns and other commercial premises. Other commercial premises में आप वो सब कंसिडर करोगे कि वो जो स्टेडियम कम्प्लेक्स होता है, वो जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है। क्लियर। रूफ इज नॉट नेसेसरी फॉर ए नॉन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लार्ज स्टेडियम और एन ओपन एयर स्विमिंग पूल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बिल्डिंग। बात क्लियर, ये सारा बात हमने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट, इट शुड बी ए परमानेंट स्ट्रक्चर मींट फॉर यूजफुल पर्पस। परमानेंट स्ट्रक्चर का होना चाहिए, यूजफुल पर्पस के लिए बनाया गया ऐसा होना चाहिए। इफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल फ्लैट्स, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फ्लैट का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स के अंडर लार्ज बिल्डिंग होता है। एक बिल्डिंग भी हो सकता है, एक से ज्यादा बिल्डिंग्स भी हो सकता है, और वो एक एक बिल्डिंग को हम लोग टावर और ब्लॉक का नाम से इंडिकेट करता है, और वो एक एक टावर और ब्लॉक के अंडर डिफरेंट इंडिपेंडेंट यूनिट्स होता है जिसको हम लोग फ्लैट्स बोलते हैं। क्लियर। और वो सारा फ्लैट्स को ओन करता है डिफरेंट फैमिलीज। नाउ वो जो पर्टिकुलर बिल्डिंग और ब्लॉक और टावर जो नाम से आप बुलाओ, उसके अंडर जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होता है, वो एक एक इंडिपेंडेंट यूनिट को भी हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। बात क्लियर, वही बात लिखा जा रहा है। If a building consists of several flats, then each flat, very much important, each flat is considered as a separate house property. बिल्डिंग को आप हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हो, एक एक इंडिपेंडेंट यूनिट जिसको हम लोग फ्लैट बोल रहे हैं, वो फ्लैट को भी कंसिडर किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एन इनकम्प्लीट और ए ruined और ए डेमोलिश्ड हाउस कैन नॉट बी टर्म्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हमने बता दिया, यूजफुल पर्पस के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर का होना चाहिए, यूजफुल पर्पस के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर का होना चाहिए। तो डेमोलिश्ड बिल्डिंग जो होता है वो कोई यूजफुल पर्पस का तो होगा नहीं। क्लियर, इसीलिए उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेंगे।
लैंड अपार्टमेंट टू ए बिल्डिंग मीन्स, लैंड अपार्टमेंट टू ए बिल्डिंग मीन्स land connected with the building, land connected with the building includes car parking area, approach a road, backyards, courtyards, etc attached to such building। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट ओनरशिप को लेकर बात करेंगे। ओनरशिप को लेकर तो ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया कि देखो बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है एसएससी को, एसएससी को बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है, बट एसएससी may not be the owner of the land upon which building is standing। this is number 1 point। सेकेंड पॉइंट, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इट मे बी दैट एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का इनकम हम लोग असेसमेंट ईयर में कंप्यूट करते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर था, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि होल ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनर था, पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनर होने में भी चलेगा। तो एसएससी अगर एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर था तो वो पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इनकम हम लोग वो पर्टिकुलर एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में कंसीडर करेंगे असेसमेंट ईयर में। ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एसएससी वो हाउस प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर रहे थे असेसमेंट ईयर में, इसका कोई मतलब नहीं है। असेसमेंट ईयर में ओनर होना जरूरी नहीं है, प्रीवियस ईयर में ओनर होने में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्लीट किया जाएगा एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में। बात यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा, जब ओनर का बात कर रहे हैं ना, ओनर लीगल ओनर भी हो सकता है, बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है, डीम्ड ओनर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लीगल ओनर होना ही पड़ेगा। लीगल ओनर का मतलब होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिसको आप रजिस्टर्ड ओनर बोलते हो, जिसके पास प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल है, क्लियर, वो लीगल ओनर होता है। लीगल ओनर होना जरूरी है ऐसा बात नहीं, बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है, डीम्ड ओनर भी हो सकता है। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है? देखो, जिसका पैसा प्रॉपर्टी एक्वायर करने में निवेश हुआ है वो पर्सन को बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर। जिसका पैसा प्रॉपर्टी एक्वायर करने में निवेश हुआ है उसको बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर। लीगल ओनर बेनिफिशियल ओनर ज्यादा से ज्यादा केसेस में सेम होता है, बट कुछ केसेस में टैक्स अवेयरनेस पर्पस के लिए जिनका पैसा निवेश हुआ है उनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुआ है, दूसरे किसी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाया गया है, ऐसा भी होता है। टैक्स अवेयरनेस पर्पस के लिए ऐसा कभी कभी किया जाता है, क्लियर। तो लॉ बता रहे कि बेनिफिशियल ओनर होने में भी चलेगा। मतलब अगर मिस्टर एक्स ये नाम का प्रॉपर्टी, मिस्टर एक्स ये नाम का प्रॉपर्टी एक्वायर करने में पैसा निवेश किया है, बट मिस्टर वाई के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुआ है, तो मिस्टर एक्स का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में वो हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला हाउस प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे हम लोग, क्योंकि मिस्टर एक्स का पैसा निवेश हुआ है, मिस्टर एक्स का पैसा निवेश हुआ है। दो मिस्टर वाई इज द लीगल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ए नाम का हाउस प्रॉपर्टी, फिर भी मिस्टर एक्स का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में हम लोग वो पर्टिकुलर ए नाम का हाउस प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स इज द बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब समझ में आ गया। देखो, बेनिफिशियल ओनर के साथ और एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है, दैट इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी सेम ही होता है, कभी कभी अलग भी होता है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब जिसका पैसा निवेश हुआ है, और बेनिफिशियरी का मतलब जिन्होंने एंजॉय कर रहे हैं। जिसका पैसा निवेश हुआ है वही एंजॉय करते हैं, प्रॉपर्टी और किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। मतलब मिस्टर एक्स का पैसा निवेश हुआ है, मिस्टर एक्स ही प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, बट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और किसके नाम पे, मिस्टर वाई के नाम पे। बात क्लियर हो रही है। तो बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी ज्यादा से ज्यादा केसेस में सेम ही होता है, और वो बेनिफिशियरी मतलब जिन्होंने ओनर जैसा फुल एक्सटेंड में प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं वही बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी ज्यादा से ज्यादा केसेस में होता है। बट कभी कभी क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी भी अलग अलग होता है। मतलब हो सकता है कि मिस्टर एक्स का पैसा निवेश हुआ है ए नाम का प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, मिस्टर एक्स का पैसा निवेश हुआ है ए नाम का प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, एंड वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुआ है मिस्टर वाई के नाम पे और प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है मिस्टर जेड। तो ऐसे केस में क्या हो गया, लीगल ओनर बेनिफिशियरी अलग अलग हो गया। बट ज्यादा से ज्यादा केसेस में क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी तो सेम ही होता है, बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी तो सेम ही होता है। तो बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसका पैसा निवेश हुआ है। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि जिन्होंने प्रॉपर्टी को फुल एक्सटेंड में ओनर जैसा एंजॉय कर रहे, वो होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा केसेस में सेम ही होता है। अच्छा, और एक होता है डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब क्या है, टैक्स अवॉइडेंस पर्पस के लिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स के नाम पे मानो कि एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड था, मिस्टर एक्स ने क्या किया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब जितना पैसा में वो प्रॉपर्टी सेल हो सकता था उससे बहुत ही कम पैसा में, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना ही उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपना स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया और नहीं तो माइनर डॉटर को ट्रांसफर कर दिया, स्पाउस को और नहीं तो माइनर डॉटर को ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड तो हो गया,
इधर तो स्पाउस के नाम पे और नहीं तो माइनर डॉटर के नाम पे, बट फिर भी वो प्रॉपर्टी स्पाउस और माइनर डॉटर के नाम पे रजिस्टर्ड होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी का ओनर तो कंसिडर किया जाएगा वो मिस्टर एक्स को। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डिम्ड ओनर। देखो ये डिम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेक्शन नंबर 27 स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 27 में डिम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट बताया लीगल ओनर, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया बेनिफिशियल ओनर, तीसरा कॉन्सेप्ट बताया डिम्ड ओनर। लीगल ओनर क्या बताया कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो होता है लीगल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर को हम लोग लीगल ओनर बोलते हैं, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिन्होंने प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल होल्ड कर रहे हैं वो होता है लीगल ओनर। बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जिनका पैसा प्रॉपर्टी एक्वायर करने में निवेश हुआ है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। और बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी सेम ही होता है ज्यादा से ज्यादा केसेस में। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं वो होता है बेनिफिशियरी, बट कभी कभी बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियरी अलग भी होता है। डिम्ड ओनर क्या होता है? जिन्होंने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपना स्पाउस के नाम पे और नहीं तो अपना माइनर डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपना स्पाउस के नाम पे मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को कर दिया, ऐसा भी हो सकता है मिसेस एक्स मिस्टर एक्स को कर दिया। तो अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन स्पाउस को और नहीं तो माइनर डॉटर को प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, तो जिनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गया है, मतलब स्पाउस और माइनर डॉटर, उनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के बाद भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्यूट करने के टाइम में हम लोग मिस्टर एक्स को ही मान लेंगे ओनर है, मान लेंगे, इसीलिए डिम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। डिम्ड का मतलब होता है मान लिया जाएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ स्पाउस और माइनर डॉटर, देन वो हाउस प्रॉपर्टी दो रजिस्टर्ड हो गया है इन द नेम ऑफ द स्पाउस और माइनर डॉटर, फिर भी वो ट्रांसफरर को ही कंसिडर किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का ओनर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? इसीलिए ट्रांसफरर को हम लोग डिम्ड ओनर बोल रहे हैं, डिम्ड ओनर बोल रहे हैं। ट्रांसफरी तो हो गया रजिस्टर्ड ओनर, ट्रांसफरी मतलब वो स्पाउस और माइनर डॉटर एज द केस में भी, ट्रांसफरर को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूटेशन पर्पस में ओनर, इसीलिए ट्रांसफरर को हम लोग बोल रहे हैं डिम्ड ओनर। बात क्लियर? आइए नीचे की तरफ ओनरशिप को लेकर डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मिला आपको? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी को लेकर बात हो रहा है। एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, देखो एनुअल वैल्यू होता क्या है वो तो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे सेक्शन 23 डिस्कस करने के टाइम में। एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज असेस्ड टू इनकम टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनर को इनकम अराइज नहीं हो रहा है, इनकम अराइज हो रहा है दूसरे किसी को, फिर भी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर किया जाएगा। ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर किया जाएगा, दो इनकम रिसिप्ट हो रहे दूसरे किसी को। एंड सेम लाइन को अगर ऑपोजिट सेंस में बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि अगर अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को, अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रहा है, अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रहा है, अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम रिसिप्ट हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, वो अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में वो रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके पहले बताया था कि अगर ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को इनकम रिसिप्ट नहीं हो रहे, इनकम रिसिप्ट हो रहे दूसरे किसी को, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को इनकम रिसिप्ट नहीं हो रहे, दूसरे किसी को हाउस प्रॉपर्टी इनकम रिसिप्ट हो रहे, फिर भी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के हाथ में वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हम लोग कंप्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अभी बता रहे अगर अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम रिसिप्ट हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो वो अदर देन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम वो रेंटल इनकम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आइए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज असेस्ड टू इनकम टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। ओनली, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, even if he is not in a receipt of any income। तो ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में इनकम रिसिप्ट नहीं हो रहा है, दूसरे किसी को रिसिप्ट हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, फिर भी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर हम लोग इनकम कंप्यूट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एनी पर्सन अदर देन द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी even though he is in a receipt of rent shall not be liable to tax under this head। That is why income from subletting is not taxable under the head income from house property head, but under the head income from other sources। देखो क्या होता है, मिस्टर एक्स अपना प्रॉपर्टी लेट आउट किया मिस्टर वाई को एट द रेट ऑफ ₹10,000 पर मंथ।
ऐसे करके मिस्टर एक्स अपना प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को लेट आउट किया। मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई वो लेट आउट प्रॉपर्टी को मिस्टर जेड को सबलेट कर दिया एट द रेट ऑफ ₹15,000 पर मंथ। बात आपको समझ में आया? मिस्टर एक्स ने अपना प्रॉपर्टी लेट आउट किया मिस्टर वाई को, मानो कि 10,000 पर मंथ करके लेट आउट किया, और मिस्टर वाई वही प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया मिस्टर जेड को 15,000 पर मंथ करके। तो देखो, मिस्टर जेड मिस्टर वाई को दे रहे 15,000, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को दे रहे 10,000। तो मिस्टर वाई के हाथ में इनकम जनरेट हो गया ₹5,000 पर मंथ बेसिस पे अगर कैलकुलेट करोगे 5,000 पर मंथ इनकम जनरेट हो गया। वो 5,000 पर मंथ जो इनकम जनरेट हुआ है मिस्टर वाई के हाथ में, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, क्योंकि मिस्टर वाई हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? वो 5,000 इनकम के रेस्पेक्ट में मिस्टर वाई हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो 5,000 को नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे अदर सोर्सेज हेड में। बात समझ में आ गया? मिस्टर एक्स का तो हम लोग नॉर्मल इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करेंगे, वो 10,000 के रिस्पेक्ट में, वो अलग बात है। क्लियर? नेक्स्ट, द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग need not also be the owner of the land upon which it stands. The assessee must be the owner of the house property during the previous year. During the previous year house property का owner होना जरूरी है. It is not material whether he is the owner in the assessment year. ये लाइन पहले से क्लियर था. Next, if the title of the ownership of the property is under dispute in a court of law, कोई एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जितना दिन तक डिस्प्यूट पेंडिंग रहेगा उतना दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में टैक्स रियलाइज नहीं होगा। ऐसा बात नहीं, टैक्स रियलाइज होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसीजन लेंगे लॉजिक के ऊपर बेस करके कि किससे टैक्स लेना चाहिए, वो बंदा टैक्स पे करने के लिए लायबल रहेंगे। बस समझ में आ रहा है? बाद में अगर कोर्ट का जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेस कंटिन्यू किया था उसके साथ अगर कंट्राडिक्टरी है, तो उसका इंपैक्ट हम लोग देंगे, मतलब वो टैक्स को रिफंड कर देंगे। If the title of the ownership of the property is under dispute in a court of law, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under section 22 will be of the income tax department till the court gives its decision to the suit filed in respect of such property. Next, एक पॉइंट दिया गया, लास्ट पॉइंट, जो अनरियलाइज्ड एंड एरिया रेंट के रेस्पेक्ट में बात करता है। अनरियलाइज्ड एंड एरिया रेंट दोनों में फर्क होता है। देखो, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, मानो कि एक ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के साथ एक टेनेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हुआ कि 10,000 पर मंथ करके हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया जा रहा है। ओनर अपना हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं टेनेंट को 10,000 पर मंथ रेंट पे, बट वो टेनेंट ने क्या किया, टेनेंट ने लास्ट 2 महीने के लिए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का लास्ट 2 महीना 8,000 करके पे किया, 10,000 पे नहीं किया, तो वो जो 2,000 करके 2 महीना का वो अनरियलाइज्ड रेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट का हिसाब से तो 10,000 फिक्स्ड हुआ था, बट मिला 8,000 करके ओनर को, तो 2,000 करके रियलाइज नहीं हुआ। वो 2,000 करके 2 महीने का 4,000 अनरियलाइज्ड रेंट वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए कंसिडर किया जाएगा। बट एरिया रेंट क्या होता है, एरिया रेंट होता है कि ओनर के साथ टेनेंट का एग्रीमेंट जो फिक्स्ड हुआ है उसमें जो रेंट फिक्स्ड हुआ है, बट ओनर वो रेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, और इंक्रीज करने के लिए वो टेनेंट को अपना बात बता दिया है, बट टेनेंट मान नहीं रहा है। क्लियर? बट बाद में जाके मानो कि 2022-23 प्रीवियस ईयर के लिए एक टेनेंट के साथ एक ओनर का रेंट फिक्स्ड हुआ था 10,000 पर मंथ, बट बाद में 22-23 प्रीवियस ईयर कैसे रन करता है अब बताओगे। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, मानो कि जनवरी 2023 में आके वो जो पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है वो अपना टेनेंट को कन्वे कर दिया कि 10,000 जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हर दिन ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो 10,000 करके वो नहीं चलेगा, आपको 12,000 करके देना पड़ेगा। बात क्लियर? तो ओनर ने कन्वे कर दिया अपना मैसेज टेनेंट को, बट टेनेंट ने वो बात नहीं मान रहे थे, तो दोनों के बीच में बेसिकली निगोशिएशन चल रहा था। निगोशिएशन होते होते मानो कि मई 2023 हो गया। मई 2023-24 प्रीवियस ईयर के अंडर फॉल करेगा। मई 2023 फॉल करेगा 23-24 प्रीवियस ईयर के अंडर। मई 23 में जाके वो टेनेंट मान लिया ओनर का बात समझ में आ रहा है, और उन्होंने मान लिया, वो जनवरी महीने से मान लिया, जनवरी 2023 से मान लिया, तो क्या होगा, जनवरी 2023 से मई 2023 तक 2,000 करके वो जो इंक्रीज ट्रेंड है, वो इंक्रीज ट्रेंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीना का 2,000 करके इंक्रीज ट्रेंड अभी टेनेंट मई महीना में पे कर देगा वो ओनर को, क्योंकि ओनर मांग रहे थे 12,000, बट टेनेंट 10,000 देने के लिए रेडी था, बट बाद में वो टेनेंट ने मान लिया, टेनेंट ने 12,000 देने के लिए रेडी हो गया, बट देने के लिए रेडी हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब जनवरी से देने के लिए रेडी हो गया, बट जो महीने में रेडी हुआ है वो तो मई महीना,
तो जनवरी से मई तक 2000 करके पेंडिंग हो गया ना, उसको एरियर बोलते हैं। वो जो एरियर रेंट है, वो जो एरियर रेंट है, दिस कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया था सैलरी हेड में भी, सैलरी हेड में भी दिस कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था एरियर ऑफ सैलरी के केस में। क्लियर, एरियर ऑफ सैलरी होता क्या है, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है। नाउ तो एरियर ऑफ रेंट भी होता है। तो एरियर ऑफ रेंट के केस में वो जो उदाहरण हम लोग बता रहे थे, वो पर्टिकुलर उदाहरण में 2000 करके 5 मंथ्स मतलब 10,000 मई महीना में वो एरियर रेंट का हिसाब से पे करेगा। तो एरियर रेंट बोलो, अनरियलाइज्ड रेंट बोलो, जो पर्टिकुलर मंथ में रिसिप्ट होगा, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट होगा, एरिया रेंट अनरियलाइज्ड रेंट जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट होगा एक पर्टिकुलर एसएससी को, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो एरिया ऑफ रेंट अनरियलाइज्ड रेंट चार्जेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, वो पर्टिकुलर ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो एसएससी के टोटल इनकम कंप्यूटेशन में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। बात यहाँ क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ रेंट अनरियलाइज्ड रेंट जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो चार्जेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट, एरियर रेंट, दोनों का फर्क समझ में आ गया। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, एरियर रेंट क्या होता है। अनरियलाइज्ड रेंट, एरियर रेंट जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी ओनर हाउस प्रॉपर्टी का है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में एरियर रेंट अनरियलाइज्ड रेंट रिसिप्ट हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ओनर था, इतना बात ही काफी है। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो अनरियलाइज्ड रेंट एरियर रेंट रिसिप्ट हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी अगर ओनर नहीं भी है तो भी चलेगा। तो मैंने इसके पहले एक बार बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का ओनर प्रीवियस ईयर में होना जरूरी है। प्रीवियस ईयर में मतलब आपको समझ में आ रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट एरियर रेंट के रेस्पेक्ट में उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट है, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का एरियर रेंट है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो एसएससी ओनर था हाउस प्रॉपर्टी का, इतना बात काफी है। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट एरियर रेंट रिसिप्ट हो रहे, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो ओनर नहीं भी है, वो भी चलेगा, कोई इसमें चैलेंज नहीं है, वो भी चलेगा। बात आपको समझ में आ गया। वही बात किया जा रहा है। However, in the case of recovery of unrealized rent and arrears of rent, ownership of that property is not relevant. जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट हो रहे वो अनरियलाइज्ड एंड एरियर रेंट, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो ओनर नहीं भी है तो कोई चैलेंज नहीं है। वो तो ओनर था जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में वो रेंट एरियर हुआ था, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में वो रेंट अनरियलाइज्ड हुआ था। बस समझ में आ रहा है। तो मेरा वाला उदाहरण में जो 10,000 था, 10,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए। एंड फर्स्ट जो पार्ट है, आउट ऑफ टोटल एरिया रेंट ऑफ 5 मंथ्स, बेसिकली 5 मंथ्स का जो एरिया रेंट है वो दो प्रीवियस ईयर में बेसिकली स्प्रेड हुआ है। क्योंकि आप सोच के देखो, जनवरी 23, फरवरी 23, मार्च 23 वो फॉल करता है प्रीवियस ईयर 22-23 के अंडर। तो वो पर्टिकुलर 3 महीने का जो एरिया रेंट है वो 22-23 प्रीवियस ईयर में फॉल करेगा। एंड वो जो अप्रैल 23 एंड मई 23 का एरिया रेंट है वो एरिया रेंट फॉल करेगा 23-24 प्रीवियस ईयर में। बट टोटल 5 मंथ्स का एरिया रेंट रिसिप्ट हुआ है 23-24 प्रीवियस ईयर में। तो 23-24 प्रीवियस ईयर का जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करेंगे इन दी असेसमेंट ईयर 24-25 वो पर्टिकुलर एसएससी का, तब हम लोग वो एरिया रेंट रियलाइज दिखाएंगे एंड टैक्सेबल करेंगे। एरिया रेंट रियलाइज होने में टैक्सेबल होता है। कौन सा प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर में कैसे टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर हो सकता है ऑलरेडी एक्सपायर कर गया है। तो एरिया रेंट रिसिप्ट होने में टैक्सेबल होता है, अनरियलाइज्ड रेंट रिसिप्ट होने में टैक्सेबल होता है। एरिया रेंट अनरियलाइज्ड रेंट जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट होता है, रियलाइज्ड होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल होता है। क्लियर। एंड वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर वो पर्टिकुलर एसएससी नहीं भी हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात यहाँ तक क्लियर हो गया।